नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक LG का 32 इंच LED टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, जिसके अंदर स्टैंड बाय प्रॉब्लम है। स्टैंड बाय का प्रॉब्लम मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेड इंडिकेटर लगा हुआ है वो हमेशा जलता ही रहता है, ये चालू नहीं होता है। इसको बोला जाता है स्टैंड बाय प्रॉब्लम। यानी कि इसका जो स्टैंड बाय का LED है, जिसको आप इंडिकेटर बोलते हो बहुत सारे लोग, तो वो चालू नहीं होता है, बंद नहीं होता है, हमेशा वो जलता ही रहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खास करके LG ओरिजिनल मॉडल का जो मदरबोर्ड होता है उसका वोल्टेज सीक्वेंस के हिसाब से हमें कैसे इसको फॉल्ट को ढूंढ के उसको ठीक किया जाएगा, आज की इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इसमें क्या होगा कि आज की ये वीडियो अगर आप देख लोगे पूरा का पूरा एकदम आखिर तक, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी 32 इंच का नॉर्मल LG टीवी का मदरबोर्ड का जो वोल्टेज सीक्वेंस होता है वो कैसे होता है और उसको कैसे हमें ट्रैकिंग करते हुए या ट्रेस करते हुए सारे वोल्टेज को मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर कहीं पे हमें वोल्टेज का मिसिंग मिले या मान लीजिए इसका मेन IC ही खराब हो चुका है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारा टीवी बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा। तो चलिए मैं इस टीवी के अंदर से जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड को निकाल के हमारे टेबल पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई है, जिसके कारण हमें इसके अंदर से स्टैंड बाय का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो टीवी के अंदर से हमने मदरबोर्ड को निकाल लिया हूं और आपके सामने लेकर आ चुका हूं। हम अब क्या करेंगे कि इसके अंदर में सप्लाई इनपुट करूंगा। तो सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा और लगाने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो इंडिकेटर है ना, आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिकेटर स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमने रिमोट से भी काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ। मैं आपके सामने ही ये देखिए रिमोट से ट्राई करता हूँ, ये स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होता है। यहाँ पे जो बटन लगा हुआ है, बटन को प्रेस करता हूँ, ये भी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो रहा है। यानी कि रेड जो इंडिकेटर है ना, ये जलता ही रहता है, ये बंद नहीं होता है। मतलब ये स्टैंड बाय का प्रॉब्लम है इस मदरबोर्ड के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसके अंदर वोल्टेज को मेजरमेंट करना होता है। और इस खास करके LG मदरबोर्ड का जो वोल्टेज सीक्वेंस है ना, अगर आपको ये पता है तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन स्टैंड बाय होने के पीछे मेन IC भी खराब होती है, ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। और ये चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप मल्टीमीटर को सिंपली कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करिए, जहाँ पे बीप साउंड सुनाई देती है। और जब आप एक प्रोब को, यानी कि ग्राउंड वाला प्रोब को हम ग्राउंड पे टच करेंगे, मैं यहाँ पे ग्राउंड पर टच कर लेता हूँ, और दूसरा वाला प्रोब है आपको 3.3 वोल्ट पर चेक करना पड़ेगा। आपको 3.3 वोल्ट कहाँ से मिलेंगे? ये जो हमारा बायोस IC है, जिसको आप EPROM IC बोलते हो, तो ये बायोस IC के 8 नंबर पिन पर हम टच करेंगे। जैसे ही हम टच कर रहा हूँ, देखिए हमें मल्टीमीटर से कोई भी बीप साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमें वैल्यू 0.669 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेन IC है, ये मेन IC शॉर्टिंग तो नहीं है, मतलब खराब भी हो सकता है लेकिन शॉर्टिंग नहीं है। अब हम आगे की जो वोल्टेज है वो सारे वोल्टेज को चेक करेंगे और कहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए इस मदरबोर्ड के अंदर, इसका डेटा अगर आप लेना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप हमारे deepelectronicslab.com पर जो हमारा ब्लॉग साइट से आप ले सकते हो। इस वाली मदरबोर्ड बहुत सारे अलग अलग टीवी के अंदर लगा हुआ रहता है। आपको ये मदरबोर्ड 32 इंच के जो 3-4 मॉडल्स है ना, उन 3-4 मॉडल्स के अंदर ये वाली मदरबोर्ड देखने को मिलेंगे। उन सारे मॉडल्स का नाम भी आपको बता देता हूँ। आपको ये वाली मदरबोर्ड देखने को मिलेंगे 32LJ5100। उसके बाद इससे मिलते जुलते और 2-3 टीवी में ये वाली मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है। अब चलिए वोल्टेज चेक करने के लिए एक प्रोब को मैं परमानेंटली यहाँ पे ग्राउंड कर लेता हूँ। परमानेंटली ग्राउंड करने से क्या होगा कि हमें एक प्रोब को टच करके यहाँ पे रखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए परमानेंटली मैंने ग्राउंड कर लिया। अब दूसरे प्रोब से मैं सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट चेक करने से पहले हम अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज पर सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को वोल्टेज पर सेट कर लिया हूँ। अब इसका 19 वोल्ट यहाँ पे मेजरमेंट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट इनपुट तो हो रहा है। अब हम आगे जो वोल्टेज है ना वो हम चेक करेंगे। उसके बाद दूसरा जो वोल्टेज है हमारा, इस बायोस IC के 8 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए बायोस IC के 8 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट बिल्कुल एकदम ओके है। अब यहाँ पे देखिए एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इस रेगुलेटर के आउटपुट में चेक करेंगे। यहाँ पे रेगुलेटर के आउटपुट में हमें 0.3 वोल्टेज दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए
लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, वोल्टेज मिसिंग हमें देखने को मिल रहा है। देखिए 0.3 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। और यहाँ पे कितना वोल्टेज आएंगे इस आईसी के ऊपर लिखा हुआ रहता है। लेकिन ये जो आईसी है ना, ये एडजस्टेबल आईसी है, मतलब जब जो जरूरत होगी ना तब उस समय ये वोल्टेज यहाँ पे मेजरमेंट करके आउटपुट हो जाएगा। तो खास करके इस वाली मदरबोर्ड के अंदर इस रेगुलेटर के आउटपुट में हमें 1.5 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है 0.3 वोल्ट। तो ये पहला पॉइंट जो हमें देखने को मिला है, जो कि हमारे इस मदरबोर्ड के अनुसार नहीं है, वो ये है कि यहाँ पे 1.5 वोल्ट की जगह 0.3 वोल्ट देखने को मिल रहा है। अब अगला जो वोल्टेज हम चेक करेंगे यहाँ पे इस कैपेसिटर के अंदर 19 वोल्ट, ये बैकलाइट के लिए चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है ना, बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के अंदर हमें ये सारी वोल्टेज देखने को मिल रहा है। अब आगे जो वोल्टेज है ना, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। 1.1 वोल्ट एकदम ओके है, यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्ट ओके है। तो हमें खास करके ये 4 वोल्टेज हमें मेजरमेंट करना होता है। सबसे पहले हमें इनपुट 19 वोल्ट मेजरमेंट करना होता है, ये मिल गया है। अब उसके बाद दूसरा वोल्टेज हमें 3.3 वोल्ट मेजरमेंट करने होते हैं, यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है। तीसरा वोल्टेज हमें 5 वोल्ट चेक करना होता है, 5 वोल्ट चेक ओके है। और उसके बाद 1.2 वोल्ट या 1.1 वोल्ट हमें मेजरमेंट करना होता है, ये भी ओके है। लेकिन इस वाली मदरबोर्ड के अंदर खास करके एलजी के अंदर एक अलग से वोल्टेज की जरूरत होती है, जो कि 1.5 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 वोल्ट की जगह 0.3 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसका डेटा शीट के अनुसार यहाँ पे वोल्टेज मिसिंग देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है ना, इस रेगुलेटर को हमें चेंज करके देखना पड़ेगा कि हमारा ये स्टैंड बाय का जो प्रॉब्लम है वो दूर होता है कि नहीं। मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाली देखिए, ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है ना, इस रेगुलेटर की मैं बात कर रहा हूँ। ये खास करके लगाया गया 1.5 वोल्ट के लिए, यानी कि एडजस्टेबल के लिए, या एडजस्टेबल यानी कि मार्केट में हमें 2.5 वोल्ट का मिलता है, 3.3 वोल्ट का मिलता है, 1.2 वोल्ट का मिलता है, 1.8 और 3.3 वोल्ट का भी मिल जाती है, लेकिन 1.5 वोल्ट का भी मिलता है, लेकिन आराम से नहीं मिलता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। इसलिए हमने देखिए हमारे मतलब रखा हुआ था हमारे पास में ही बहुत सारे 777 नंबर का आईसी रखा हुआ है, 3.3 वोल्ट का, 1.8 वोल्ट का, और यहाँ पे इसके अंदर है 1.2 वोल्ट का, लेकिन हमारे पास 1.5 वोल्ट का नहीं है। और यहाँ पे एडजस्टेबल लगा होने के कारण मैं यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू का रेगुलेटर नहीं लगा सकता हूँ, यहाँ पे हमें एडजस्टेबल ही लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक पुराना बोर्ड है, यहाँ पे देखिए ये बोर्ड खराब हो चुका है, इसका मेन आईसी खराब है। तो मैंने देखा कि इसके अंदर यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि एडजस्टेबल इसके अंदर लगा हुआ है, AD लिखा हुआ है एडजस्टेबल। तो मैं यहाँ से इस रेगुलेटर को निकाल के यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। और ये जो लगाने का प्रोसेस होगा ना, रिप्लेसमेंट का प्रोसेस, यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाएंगे, ये सारे के सारे प्रोसेस मैं आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को सारे चीज़ बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देखने को मिले। इसके लिए मैं अपना माइक्रोस्कोप को यहाँ पे लगा देता हूँ, और लगाने के बाद आपको ये जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ हमारे माइक्रोस्कोप पर। तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये वाला जो रेगुलेटर है ना, ADJ801 लिखा हुआ है, इसी के आउटपुट में हमें 1.5 वोल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन 0.3 वोल्ट मिल रहा था। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद पुराने बोर्ड से निकाल के इसके अंदर लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर पेस्ट लगाऊंगा, और पेस्ट लगाने के बाद इसको मैं 350 डिग्री पर हमारा बुलवार्ड मशीन को चालू करके इसको मैं निकालूंगा। ये देखिए हमारा रेगुलेटर निकल चुका है। ये हमारा स्टैंड बाय वाला अच्छा वाला जो बोर्ड था ना, टीवी के अंदर से निकाला हुआ, उस बोर्ड के अंदर से ये वाला आईसी को मैंने निकाल लिया हूँ। आप रेगुलेटर भी बोल सकते हो, आईसी भी बोल सकते हो। तो इस रेगुलेटर को मैं रख देता हूँ साइड में। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा खराब वाला स्क्रैप वाला बोर्ड है ना, उस स्क्रैप वाला बोर्ड से हम इस रेगुलेटर को निकालता हूँ। ये देखिए हमारा ये स्क्रैप वाला बोर्ड था। तो इसके अंदर से निकलने से पहले एक बार नंबर में चेक कर लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए AD जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये एडजस्टेबल, यानी कि 777 एडजस्टेबल ये रेगुलेटर है। तो इसको भी निकालने का सेम तरीका है। हम पहले तो थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर 350 से 360-70 इसके अंदर टेम्परेचर से इसको निकालेंगे।
ये देखिए निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो बोर्ड था, बोर्ड टीवी के अंदर से निकला हुआ, उस बोर्ड के अंदर मैं इस वाली रेगुलेटर को लगा देता हूं। तो चलिए हमारे यहाँ पे रेगुलेटर लग चुका है। अब बारी आते है इसको कूल करना, यानी कि इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर पावर देके देखेंगे कि हमारा जो स्टैंड बाई का प्रॉब्लम था वो दूर होता है कि नहीं। तो मैं यहाँ से अपना माइक्रोस्कोप को हटा देता हूँ और उससे पहले जो मैंने आईसी इसके अंदर से निकाला था, ये देखिए, ये रेगुलेटर हमारा पुराना वाला जो ख़राब था, जिसके आउटपुट में हमें कोई भी वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा था, उसका नंबर भी आप एक बार देख लीजिए। ADJ लिखा हुआ था 1117 ADJ, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 1117 और भी बहुत सारे लिखा हुआ है, लेकिन हमें जो फोकस करना होगा वो है 1117 और AD लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ और अब इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ सबसे पहले। चलिए जगह भी क्लीन हो चुका है। अब बारी आते ही इसके अंदर लाइन देकर देखना। मैं अपना माइक्रोस्कोप को साइड में हटा दिया हूं और साइड में हटाने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला रेगुलेटर लगा हुआ है, तो मैं इसके अंदर लाइन देता हूं। लाइन देने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है। यहाँ पे देखिए अभी जो रेड इंडिकेटर जल रहा था ना, ये रेड इंडिकेटर जल के फिर से बंद हो गया है, यानी कि हमारा ये मदरबोर्ड ठीक हो गया है। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैं एक बार इसको प्रेस करता हूँ। इस बटन को प्रेस किया, देखिए कुछ भी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं मेन स्विच को एक बार ऑफ करता हूँ और मेन स्विच को ऑफ करने के बाद आप यहाँ पे इस LED पर ध्यान दीजिएगा, जो इंडिकेटर लगा हुआ है। तो मैं इसको चालू करता हूँ, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर जला और जलने के बाद देखिए धीरे धीरे ये बंद हो गया, यानी कि स्टैंड बाई से रिलीज हो गया है। तो अभी इसको चेक करने के लिए इसके अंदर, यानी कि जिस टीवी के अंदर लगा हुआ था ये वाली बोर्ड, मैं उस टीवी को लेकर आता हूं और इस बोर्ड को मैं लगा के आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको पता चले कि हमारा ये जो काम है ना वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर जो 1.5 वोल्ट नहीं आ रहा था, ये भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। फिर बाद में आप कहोगे कि आपने बाद में वोल्टेज चेक करके नहीं दिखाया था। तो चलिए इस प्रॉब को मैं ग्राउंड कर लेता हूँ और ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर का आउटपुट में देखिए 1.541 दिखा रहा है। तो ये जो दोस्तों मैं आपको बताया ना कि कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, इसका डेटा शीट या जो डेटा है ना, वोल्टेज डेटा, ये आपको deepelectronicslab.com पर मिल जाएंगे फ्री में, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप गूगल पे जाकर deepelectronicslab.com सर्च कीजिए, वहाँ से आप इन सारे डेटा का जो वोल्टेज चार्ट है वो आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। देखिए 1.5 वोल्ट आ चुका है। अब मैं इसको खोल देता हूँ और जो इसका टीवी यूनिट है उस टीवी यूनिट को लाकर आपको दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों मेन यूनिट। तो मैं इसके अंदर बोर्ड को लगाने से पहले एक काम करता हूँ, मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से सब कुछ देखने को मिले। तो इस बोर्ड को जहाँ पे लगा हुआ था यहाँ पे लगा देता हूँ। एक स्क्रू को मैंने लगा दिया हूँ। अब बारी आते इसके अंदर पावर देना। यहाँ पे पावर सप्लाई दिया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए स्टैंड बाई लाइट जल के बंद हो गया, और बंद होने के बाद ये चालू होता है कि नहीं देखता है। इसका बैकलाइट का जो कनेक्टर है ये हमने नहीं लगाया हूँ, इसको बंद करता हूँ, फिर से इसका बैकलाइट कनेक्टर को लगाता हूँ, फिर से इसको चालू करता हूँ और चालू करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए इसका बैकलाइट जल चुका है। मतलब हमारा टीवी जो है स्टैंड बाई का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो चुका है। मैं इसको सीधा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए HDMI लिखा आ चुका है, यहाँ पे इस तरफ देखिए HDMI 2, और यहाँ पे मैसेज आ जाना चाहिए, देखिए नो सिग्नल फ्रॉम करंट इनपुट। मतलब हमारा मदरबोर्ड बिल्कुल ओके हो चुका है। ये देखिए अब मैं इसको पूरा असेंबल कर देता हूँ और असेंबल करने के बाद मैं इसके अंदर पिक्चर चला के आपको दिखा देता हूँ कि कैसा चल रहा है हमारा ये टीवी। तो देख लिया दोस्तों कि हमने किस तरीके से एक एक टिप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा, और उसके बाद मैंने प्रॉब्लम को जहाँ पे फॉल्ट था उसको ढूंढ के निकाला। उसके बाद एक छोटा सा कंपोनेंट्स को चेंज करा। हमारा जो स्टैंड बाई का प्रॉब्लम था टीवी के अंदर वो दूर हो चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों LG टीवी का खास करके जो स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है इस तरीके से दूर किया जाता है। और बहुत सारे लोगों को मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इसका अगर मेन आईसी खराब होता तो हमें क्या करना पड़ता। तो मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ, अगर आपके टीवी का मेन आईसी खराब हो जाए
तो मेन आईसी अगर ख़राब हो जाए तो आप दूसरा बोर्ड लगा लीजिए, वही सही रहेगा, क्योंकि मेन आईसी मार्केट से मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है तो बहुत ही ज़्यादा ही महंगा होती है। तो उसमें अगर जिस पैसे से आप आईसी को खरीदोगे उसी पैसे से आप एक बोर्ड मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एलजी या सैमसंग सोनी का ओरिजिनल बोर्ड लेना चाहते हो तो आप हमारे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो, आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएंगे। और इंडिया से आप कहीं से किसी भी कोने से क्यों ना हो, अंडमान निकोबार हो, कश्मीर हो, जम्मू हो, कहीं से भी आप क्यों ना हो, आपको घर बैठे होम डिलीवरी मिल जाएंगे। इसलिए एक बार जरूर चेक कीजिएगा हमारे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, जहां पे आपको एलसीडी एलईडी टीवी के रिलेटेड सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। अब ये टीवी देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहा है। यहाँ पे देखिए सारे चीज़ बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। मैं एक बार आपको मेनू प्रेस करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को प्रेस करा तो नीचे आपको आ गया, यहाँ पे होम बटन को प्रेस करा तो यहाँ पे देखिए सारे चीज़ नीचे लिखा आ चुका है। मतलब अब ये टीवी वर्किंग कंडीशन में आ चुका है और अब मैं इसको कस्टमर को डिलीवर कर सकता हूं। और इसको टेस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे टीवी के अंदर आएंगे तो तुरंत आप ठीक करके भी दे सकते हो। अगर कोई पैनल का इशू है ना, पैनल रिपेयरिंग करने के बाद हम लोग 2-3-4 घंटा टेस्ट करता हूँ, उसके बाद ही डिलीवर करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।